केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण जल आपूर्ति संबंधी कार्यों के लिए पैक्स करेगा काम। 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सेवाएं देने के लिए 1381 पैक्स को किया गया है चिन्हित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है बड़ी योजना। करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं चावल देने का चला रही है कार्यक्रम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य सरकारें चाहें तो गेहूं चावल की जगह दे सकती हैं मोटे अनाज। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का दूसरा मसौदा बुधवार को COP28 प्रेसिडेंसी द्वारा किया गया जारी। मसौदे में उचित, व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का किया गया है आह्वान। पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में स्पष्ट रूप से जीवाश्म ईंधन से हटने की की गई है वकालत। केंद्र सरकार देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन कराएगी उपलब्ध। राज्य में अभी 2.83 लाख महिला स्वयं सहायता समूह हैं कार्यरत। झारखंड में फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का किया जाएगा उपयोग। फसलों की सुरक्षा के साथ साथ किसानों के समय की होगी बचत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल आपूर्ति के संचालन और रखरखाव को पूरा करने के लिए पैक्स को पात्र एजेंसियों के रूप में बनाया है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति के लिए संचालन और रखरखाव एजेंसियों के रूप में पैक्स को शामिल करने के लिए अपनी O&M नीति में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। और इसके अतिरिक्त इच्छुक पैक्स को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी क्षमता निर्माण और कौशल प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान की जाती है। 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायत, ग्राम स्तर पर संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए 1381 पैक्स को चिन्हित किया गया है। और इस पहल से न केवल पैक्स की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के संचालन के लिए एक मजबूत व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बड़ी योजना है, जिसमें सरकार देश के करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं चावल देने का कार्यक्रम चला रही है। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अगर राज्य चाहें तो गेहूं चावल की जगह पर मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें और कुछ देने का कोई प्रावधान केंद्र सरकार ने नहीं किया है। गरीबों को पैसे नहीं खरीदने पड़ते हैं। निःशुल्क 81 करोड़ लोगों को उनके खाद्यान्न की जरूरत, फूड ग्रेन्स केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराती है, देश भर में उपलब्ध कराती है, आपके राज्य में भी उपलब्ध कराती है। जहाँ तक और चीज़ें जोड़ने की बात है, स्वाभाविक रूप से 2 लाख करोड़ से अधिक जब केंद्र सरकार गरीबों की चिंता में खर्च कर रही है, तो उसके अलावा अगर कुछ और जोड़ने की इच्छा हो अलग अलग राज्यों को, तो राज्यों को पूरी छूट है। केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है, हमने ये छूट दे रखी है कि अगर वो मोटा अनाज, श्रीअन्न, कोर्स ग्रेन या मिलेट्स अगर देना चाहे चावल और गेहूं के बदले, तो वो उसको स्वैप किया जा सकता है। तो उसको क्या राज्य सरकार खरीदे या FCI को ऑर्डर देके खरीदवाए और उसको स्वैप कर सकती है। लेकिन अन्य कोई पदार्थों को जोड़ने का आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव ना केंद्र सरकार के सामने है। और मेरे ख्याल से जो एक सामान्य ज़रूरतें हैं वो फूड ग्रेन के माध्यम से गरीबों की पूरी करी जा रही है। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का दूसरा मसौदा बुधवार को COP28 प्रेसिडेंसी द्वारा जारी किया गया, जिसमें देशों से उचित, व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान किया गया है।
और साथ ही मसौदे में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने को भी कहा गया है। ये मसौदा अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में स्पष्ट रूप से जीवाश्म ईंधन से हटने की वकालत की गई है। और चलिए आपको बताते हैं कि कोप 28 के मसौदे में किन प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है। बैरोकटॉक कोयला बिजली को कम करने के प्रयासों में तेजी लाना, जलवायु वित्त पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देना, ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से निष्पक्ष और संगठित तरीके से बदलाव, वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुरूप 2050 तक लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासों को तेज करना और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त अंतर से निपटना, व्यापक स्रोतों से जलवायु वित्त जुटाना और निम्न कार्बन उत्सर्जन में बदलाव का समर्थन करने के लिए नीतियों और विनियमों को सुदृढ़ करना, जीवाश्म ईंधन के लिए प्रभावी सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ड्राफ्ट के ये सभी बिंदु जलवायु कार्रवाई के तत्काल आवश्यकता के संबंध में देशों के बीच बढ़ती आम सहमति को दर्शाता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता कर महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। मनसुख मांडविया ने कहा कि महिला उद्यमों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, 10 लाख से 1 करोड़ कि बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। सरकार ने हेल्थ विभाग ने जो प्रयास किया है उसका आउटपुट आज दिखने लगा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की महिलाएं, जब हम आज़ादी का अमृत काल से पास हो रहा है और मोदी जी ने 2047 यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र बने और ये विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे देश की महिलाओं की भूमिका बराबरी की हो, बढ़ चढ़ के हो। झारखंड में फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इससे फसलों की सुरक्षा के साथ साथ किसानों के समय की बचत होगी। और इसके लिए केंद्र सरकार देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराएगी। केंद्र की इस पहल के बाद झारखंड के कृषि विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS के साथ कन्वर्जेंस से ड्रोन सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में अभी 2.83 लाख महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं और इनमें से कुछ को चयन किया गया है जो ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए होगा। और इसके अलावा कृषि विभाग अंतर्गत स्वयं सेवा समूहों व महिला किसानों को भी ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन कृषि में सकारात्मक बदलाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। ड्रोन के जरिए फसल और पौधों की सुरक्षा की जाएगी। ड्रोन से फसलों और पौधों को बचाने के लिए दवा का छिड़काव और सर्वे का काम लिया जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने विकिरण और प्याज विशिष्ट कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हुए एक एकीकृत संचालन प्रक्रिया विकसित की है, जिससे कृषि के रबी सीजन के लिए प्याज भंडारण अवधि बढ़ाकर 7.5 महीने हो गई है। ये प्याज के भंडारण जीवन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ साथ प्याज के उच्च गुणवत्ता बनाए रखती है। महाराष्ट्र में नासिक के पास लासल गांव में कृषक खाद्य विकिरण केंद्र का प्रोटोकॉल के संरक्षण, परीक्षण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करने के लिए उन्नयन किया गया है। परमाणु अनुसंधान केंद्र के अनुकूलित प्रोटोकॉल में तापमान, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड की नियंत्रित स्थितियों के तहत विकिरण संसाधित प्याज का भंडारण शामिल है।
नया दृष्टिकोण गुणवत्तापूर्ण प्याज की उपलब्धता बनाए रखने, फसल के बाद के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और प्याज की कीमतों को स्थिर करने में सहायक होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने राज्यसभा में बताया है कि सरकार ने 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इस प्रकार पलायन को रोका जा सके। इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन और कृषि, बागवानी, औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों की खेती, सड़क कनेक्टिविटी, आवास एवं ग्रामीण अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन सहित आजीविका के अवसरों के प्रबंध के लिए सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न केंद्रित उपायों की परिकल्पना की गई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 के दौरान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA की शुरुआत हुई। GRCA एक अनूठा गठबंधन है जो 11 देशों के 275 वैश्विक नदी शहरों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों और ज्ञान प्रबंधन भागीदारों को शामिल करता है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है। GRCA का शुभारंभ नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का परिचायक है। वीडियो संदेश के माध्यम से GRCA के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2021 में लॉन्च किए गए रिवर सिटीज अलायंस RCA के महत्व पर जोर दिया ताकि नदी शहरों का सतत विकास किया जा सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम किए जा रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना द्वारा पहचाने गए कम से कम एक अभाव वाले सभी ग्रामीण परिवार दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्य समूह का निर्माण करते हैं और इसके अतिरिक्त निर्धनों की सहभागितापूर्ण पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धन के रूप में पहचाने गए और ग्राम सभा द्वारा विधिवत मान्य किए गए परिवारों को भी DAY NRLM लक्ष्य समूह के रूप में शामिल किया गया है। केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से निर्बल जनजातीय समुदायों के समावेशन और व्यापक विकास तथा उत्तर प्रदेश में हाशिए पर रहने वाले वनटांगिया और बनवारिया समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मंत्रालय 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण निर्धन युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी चलाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा था कि हमारी सरकार के खजाने पर पहला हक यदि किसी का है तो किसान, गरीब, मजदूर के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से आयोजित होने वाले कृषि गोष्ठियों में जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों की भी मौजूदगी है ताकि सीधे किसानों की समस्या को सुनकर उनका निराकरण किया जा सके। कृषि विभाग की योजनाओं व उपलब्धियों गिनाने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश के किसानों को यूरिया खाद और DAP के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है। सिंचाई के लिए भी गांव में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है।
13 दिसंबर की शाम तक 21,59,000 मीट्रिक टन और फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड के खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को राज्य के सभी क्रय केंद्रों में धान क्रय, मंडुवा क्रय की स्थिति, आवंटन, क्रय एवं भुगतान से संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। रेखा आर्य ने कहा कि किसानों को धान विक्रय करने में किसी तरह की परेशानी ना हो और किसानों को उनकी ओर से चयनित स्थानों पर ही क्रय केंद्र उपलब्ध कराए जाएं और अब तक 6,39,259 मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया है। आर्य ने कहा है कि प्रदेश में धान क्रय को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 8,30,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6,39,259 मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया है। उन्होंने कहा है कि शेष लक्ष्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही क्रय करने वाली एजेंसियों को भी समय सीमा में अपने लक्ष्य को पूरा करने की गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि एनसीसीएफ की ओर से दिए गए लक्ष्य को पूर्ण कर पाने के कारण एनसीसीएफ के लक्ष्य को निरस्त कर अन्य एजेंसियों में समायोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने यूपीसीयू के माध्यम से क्रय किए जाने वाले धान के भुगतान में भी मिल रही शिकायतों के कारण अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार कर भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश दिए हैं। और केंद्र सरकार की योजनाओं की सूचना और लोगों तक उनके लाभ को पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है और इसी क्रम में आईईसी वैन आगरा पहुंची और सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों का पंजीकरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आगरा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही है। यात्रा के दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही योजनाओं से वंचित पात्रों को लाभ देने का कार्य भी किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब संजय पैलेस स्थित विकास भवन पहुंची तो महापौर हेमलता दिवाकर ने स्वागत किया। सीडीओ ऑफिस में खड़े हुए हैं संजय प्लेस में। विकसित भारत यात्रा का जो हमारा रथ है वो आज यहाँ पर है और यहाँ के हमारे जो निवासी हैं, हमारे पार्षदगण हैं, यहाँ की पब्लिक है, हमारे नगर निगम के कर्मचारी, सीडीओ ऑफिस के कर्मचारी, सब लोगों ने आज एक संकल्प लिया कि हमें अपने भारत को, अपने आगरा को और विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के ऐसे पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया जो अभी तक लाभ लेने से वंचित थे। लाभार्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताया। अब बड़ी सुविधा है, गैस पर रोटी बना लेते हैं, मोदी जी को धन्यवाद। ये खाना भी बनाते, मेरी आंखें भी धुआं भी लगता और अब सिलेंडर मुझे मिलेगा, खाना बहुत अच्छा है और योगी को बताने को धन्यवाद। मोदी जी ने जो चलाई है, जो कार्ड मेरा बन चुका है, ठीक है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा व्यापक स्तर पर पहुंच बनाने के साथ साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही जा रही है और साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर जिले में अब तक 265 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के तवक्कलपुर नगरा गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत सांसद मेनका गांधी ने किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नागरिकों का पंजीयन कराकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा विधायक राजेश गौतम,
परियोजना निदेशक के पांडे, खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी राम आश्रय, क्षेत्राधिकारी शिवम मिश्रा भी मौजूद रहे। मेनका गांधी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आम इंसान की मददगार बनकर आई है। उन्होंने बताया कि सरकार की 100 से अधिक योजनाओं का लाभ कई ऐसे ग्रामीण थे जिनको नहीं मिल सका था। उनके लिए ये यात्रा वरदान साबित हो रही है। हर ग्राम पंचायत में जा रही है ये वैन, और ये वैन का केवल एक ही मकसद है कि जो 100 से ज़्यादा स्कीम्स शुरू किए हैं इन 10 सालों में, कौन कौन लोग को मिला है और कौन कौन लोग वंचित रह गए। सरकार की हर योजना बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, तो ये हर योजना बताते हैं और फिर ताकि सब लोगों को मालूम हो कि हम ये चीज़ हमने फ़ायदा नहीं उठाया। जितने भी लाभार्थी हमारी योजनाओं से आच्छादित हैं उनको भी हम लोगों ने शिविर में बुलाया है, जिससे कि लोग जो छूटे हुए हैं वो अनुभव जान सकेंगे, जो हमारे लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं वो कैसे लाभ प्राप्त किए हैं और उनका जीवन कैसे अच्छा हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए शिविर में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं कई लाभार्थियों ने बताया कि पीएम आवास योजना की वजह से उन्हें छत मिला, तो किसी को स्वयं सहायता समूह की वजह से आर्थिक संबल मिला। पहले मेरा घर तो छान छप्पर ही था, भीगते थे और बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी सही ढंग से, और मुझे बच्चों की प्रॉब्लम होती थी, बारिश में तो बच्चे भीग ही जाते थे, और मुझे आवास मिला और मैं 2 रूम बनवाई। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले तो वो चूल्हा बनता था, धुआं लगता, अब गैस मिल गई, अब उससे धुआं नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और हम दर दर भटकते थे, हमको काम मिला है उसमें शौचालय वाले में मैं काम भी कर रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। पहले तो हमको बहुत परेशानी थी। किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, इसी से खाद बीज दवा सब ले रहे हैं, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को लाभ मिल रहा है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। मैं समूह के माध्यम से अगरबत्ती का काम कर रही हूँ। अगरबत्ती से हमें 2, 2.5, 3 रुपए तक प्रॉफिट हो रही है अगरबत्ती से। और इसके पहले मैं घर में चूल्हा चक्की का काम करती हूँ, किसी को ना जानती थी, ना कहीं बाहर निकलती थी, ना कि घर पे सब लोग बोलते रहते थे, घर का कोई सब घर ही का काम करते थे, बाहर का काम कुछ नहीं जानते थे। अब अपने प्रॉफिट होने से बाहर का भी काम देखती हूँ और घर में मेरी इज्जत भी आगे है। कार्यक्रम के दौरान सांसद मेनका गांधी ने कहा कि ड्रोन दीदी योजना से जिले की 15,000 महिलाओं को जल्द रोजगार का अवसर मिलेगा। श्रीमती गांधी ने बताया कि जिले के पात्र लाभार्थी दिव्यांगों को 15,000 आवास दिए जाने की योजना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जिले के खुले कुओं को ढकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन से निलंबित कर दिया गया है। डेरेक ओब्रायन सदन में सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस नेता गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। 7 दिसंबर को तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि 370 की वजह से घाटी के लोगों में भ्रांतियां पैदा की जाती थीं कि कश्मीर एक विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन 370 हटने के बाद वहां पर सब कुछ सामान्य हो गया है। देश की प्रतिभाओं को सामने लाने और कौशल मानकों को ऊपर उठाने के लिए इंडिया स्किल 2023-24 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली द्वारका के यशोभूमि में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में अपना संबोधन देते हुए दुनिया भर के निवेशकों से भारत की विकास की यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने
घाटकोपर इलाके से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। 30 लाख रुपए की ड्रग बरामद की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वित्तीय साल 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ेगी, जो सितंबर में लगाए गए अनुमान 6.3% से ज्यादा है। आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार को फ्री में अपडेट करने के डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब यूजर्स अगले साल यानी कि 14 मार्च 2024 तक फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे 1217 से अधिक पर्यटकों को बचाया। दरअसल पर्यटक बर्फबारी और खराब मौसम के कारण पूर्वी सिक्किम के अलग अलग इलाकों में फंस गए थे। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।